कल जो टेबल याद करवाई थी आपको, ध्यान दो, उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? अभी सुबह सुबह एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था NO2 और ONO में। बेटा एक चीज ध्यान दो, अगर आप क्वेश्चन से पूछते हैं ना तो लिखा करो कौन से मीडियम, इंग्लिश मीडियम के हैं कि हिंदी मीडियम के। अब किसमें बताना होता है ये पता ही नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन जब भी आप पूछे तो ये चीज लिख दिया करो। अब आपने पूछा था NO2 और ONO, इन दोनों के अंदर आपको बताना है दाता जो समूह है वो कौन सा है। साफ ही पता चल रहा है, इसे अपन उभयदंतु लिगैंड कहते हैं। उभयदंतु लिगैंड कौन से होते हैं? वे लिगैंड जिसमें दो दाता समूह होंगे। देखो इसमें दाता का काम नाइट्रोजन भी करेगी, डोनर स्पीशीज है नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, लेकिन एक समय में धातु को केवल एक ही जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर नाइट्रोजन देगी तो ऑक्सीजन पीछे हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन दाता है, अपन धातु को नाइट्रोजन के साथ जोड़ते हैं तो अपन उसको बोलेंगे नाइट्रो, उसका नाम होगा नाइट्रो, लिगैंड के रूप में नाइट्रो लिखेंगे उसे अपन। और यदि ऑक्सीजन जुड़ती है, ONO आपको लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम्पल में, ONO है कि NO2 है। NO2 लिखा हुआ मिले तो नाइट्रो कहेंगे, ONO मिले तो इसमें दाता समूह कौन है? ऑक्सीजन है। इसमें ऑक्सीजन जो है वो संयोजक बंध बना रही है, इसमें नाइट्रोजन बना रही थी, तो इसको अपन बोलेंगे नाइट्रीटो। समझ में आ गई बात? सभी बच्चे ध्यान से सुन ले, चैप्टर वापस स्टार्ट किया जा रहा है इसलिए दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे। जिन्होंने पहले 2 महीने पहले क्लास नहीं ली थी वो समझ गए। नाइट्रो, N जुड़ेगा जब नाइट्रो होगा, ऑक्सीजन अगर डोनर होगी तो नाइट्रीटो होगा। डोनर दोनों है इसमें, नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, पर एक समय में केवल एक ही धातु को इलेक्ट्रॉन दे। जैसे उभयदंतु लिगैंड, ध्यान दो, उभयदंतु प्राणी किसको कहते हैं? मेंढक को कहते हैं उदाहरण के लिए। तो मेंढक, ध्यान दो, सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं उसके पास, लेकिन अगर गिल्स को यूज में लेता है तो लंग्स काम नहीं करते। गिल्स जैसे पानी में है तो वो गिल्स को यूज में लेगा, और जमीन के ऊपर है तो वो किसको? लंग्स को यूज में लेगा, तो गिल्स काम करना बंद कर देंगे। मतलब चीजें दोनों है लेकिन एक समय में केवल एक ही काम करेगी। समझ गए? इसीलिए इनको भी अपन उभयदंतु लिगैंड कहते हैं। अब लिगैंड की सारणी में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा जब तक ये याद नहीं करेंगे, कहाँ से? एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, पंचदंतुर और षटदंतुर, हेक्साडेंटेड तक अपने एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल की सीरीज को कॉपी में बना लेना है और याद भी करना है साथ साथ। समझ गए? आज जो है अपन बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट, इस साल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर, इस साल भी, लास्ट ईयर भी इसी में से ही क्वेश्चन आया था IUPAC में से। तो आज आपको यही सीखना है। समझ लें पहले क्या मैंने कहा, IUPAC सीखने से पहले वर्नर का सिद्धांत सुन लेंगे। देखो वर्नर, वर्नर नाम के रसायनज्ञ ने उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में बताया। इसकी थ्योरी अपने नहीं है इसलिए ये आपको कॉपी में नहीं लिखना, केवल समझना है। क्या समझना है? ध्यान दो, वर्नर ने क्या किया बेटा, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया, इन दोनों को मिक्स करके, कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया के साथ अलग अलग अनुपात में मिला करके एक प्रैक्टिकल करके देखा, एक प्रयोग करके देखा। क्या किया? मान लो उन्होंने 4 मिश्रण तैयार किए, 4 टेस्ट ट्यूब ले ली। इस तरीके से देखो, 4 टेस्ट ट्यूब ली उन्होंने, और चारों टेस्ट ट्यूब में प्रथम वाली में कोबाल्ट क्लोराइड 6 अमोनिया के मोल मिलाकर के इसमें मिक्स कर दिया, दूसरी में कोबाल्ट क्लोराइड 5 मिला दिए। ये चीज ध्यान दे, अनुपात Cl के बराबर हो जाए वहां तक अपन 4 मिश्रण बना लेंगे। कोबाल्ट क्लोराइड 4 अमोनिया मिलाए और कोबाल्ट क्लोराइड, क्लोराइड के बराबर हो गया 3 अमोनिया मिलाए। मिला के चारों में बारी बारी से क्या मिलाया उन्होंने? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ढंग से समझना है इसके प्रैक्टिकल को। सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, मिलाते ही उन्होंने क्या देखा कि पहली वाली टेस्ट ट्यूब में तो 3 मोल AgCl प्राप्त हुए। समझ रहे हैं बात? 3 मोल AgCl मिले फर्स्ट वाली में। AgCl जानते हैं, श्वेत कलर का अवक्षेप आता है, मतलब व्हाइट कलर की पीपीटी यहाँ दिख जाएगी नीचे पेंदे में बैठी हुई, डालते ही AgCl का व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी। पीपीटी बोलते हैं अवक्षेप को, ठीक है? अवक्षेप का मतलब जानते हैं, तो क्लियर रंग दिखे पूरी टेस्ट ट्यूब में, एक रंग ना दिख करके सिर्फ ऊपर तो रंगहीन पानी सा जैसे दिखे तुम्हें और नीचे केवल एक व्हाइट कलर था दिखे,
उसको बोलते हैं अवक्षेप। दूसरी में उन्होंने क्या देखा बेटा, 2 मोल AgCl प्राप्त हुए, 2 मोल AgCl। तीसरी के अंदर केवल और केवल 1 मोल AgCl मिला, और चौथी में कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। उस चौथी टेस्ट ट्यूब में कोई भी व्हाइट कलर का अवक्षेप नहीं आ रहा था, कितना भी AgNO3 मिला दिया कोई रिजल्ट नहीं आया। तो एक चीज गौर करो, देखो इधर अपन कंटिन्यूअस किसका नंबर कम कर रहे हैं, अमोनिया का, दिख रहा है NH3 का नंबर कम हो रहा है बेटा, 6 से 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ। पर उधर ध्यान दो, रिजल्ट में देखो कौन कम हो रहा है, Cl दिख रहा है, 3 Cl, फिर 2 Cl, फिर 1 Cl, फिर एक भी Cl नहीं मिला। तो अपन देखो यहाँ Cl की संख्या तो सब में बराबर है, फिर रिजल्ट में Cl कम क्यों हो गया। तो इसको समझने के लिए इसकी संरचना पर समझेंगे। कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट धातु, और धातुओं पे क्या चार्ज होता है, धनावेश, समझ गए। Cl क्या है, ऋणावेशित है। एक धनायन और एक ऋणायन के मध्य बंध कैसा बनता है, आयनिक। और यहाँ ये है NH3 जो है अपना लिगैंड। कैसे है लिगैंड, क्योंकि नाइट्रोजन में के पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, तो 5 में से 3 दे रखा है, तो एक एक लोन पेयर बच रहा है सबके पास। वो जो लोन पेयर है वो बनाएगा धातु के साथ में उपसह संयोजक बंध। तो कितने हैं बेटा, 6। तो 6 उपसह संयोजक बंध बनेंगे धातु से। क्या मैं जो बना रही हूँ, ध्यान दो, प्रथम जो टेस्ट ट्यूब तुमने रख रखी है, क्या उसकी संरचना तुम्हें कुछ इस तरीके की दिखेगी। देखो 6 NH3, 6 एमीन, 6 उपसह संयोजक बंध से जुड़ जाएंगे, जुड़ गए। ये हो गया उपसह संयोजक बंध, जिसे अपन एरो से दिखाते हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। Cl और धातु और इस नेगेटिव हैलाइड के मध्य है आयनिक बंध, जिसको मैंने दिखा दिया डैश डैश वाली लाइन से, ये है आयनिक बंध। आ गई बात ढंग से समझ में। अब ध्यान दो बेटा, अब अपने को क्या करना है, देखो प्रथम टेस्ट ट्यूब में जैसे तुमने 3 मोल AgCl डाले, AgNO3 डाला, डालते जो बंध दुर्बल है, उपसह संयोजक बंध प्रबल बंध होता है, अपन इस बात को सिद्ध कर रहे हैं यहाँ। तो जो बंध दुर्बल है, कौन सा दुर्बल दिख रहा है तुम्हें, डैश डैश वाला दिख रहा है, तो वो बंध वियोजित होगा और उसके आयन बाहर आएंगे। AgNO3 डाला, Ag पे पॉजिटिव चार्ज होता है धातु पे, तो वो यहाँ से नेगेटिव को बाहर निकाल के लाएगी। तो AgNO3 डालते 1 2 3, तीनों Cl बाहर आएंगे, बताओ कितने मोल मिलेंगे, 3 मोल AgCl। समझ में आ गई बात, तीनों Cl से। फिर जैसे ही तुमने एक NH3 हटा दिया, NH3 की संख्या कितनी कर दी बेटा तुमने, 5। ये लो मैंने एक NH3 यहाँ से हटा दिया, हटाते ही ध्यान दे आपका यौगिक हट चुका है, एमीन हटा है, परंतु ये बंध नहीं हटा है। उपसह संयोजक बंध स्थायित्व के लिए निर्मित होता है, एक बार बंध बनने के बाद में उसका वियोजन बिल्कुल असंभव है। तो अब क्या होगा, ये कहाँ जाएगा बंध, हवा में तो रहेगा नहीं बंध, बंध किसी न किसी परमाणु को ढूंढेगा, तो वहां जाके जुड़ जाएगा जहां पर दुर्बल बंध है। तो ये बंध आया और किसी भी एक Cl के साथ जुड़ गया, समझ गए। अब तुम डालो AgNO3, तो बताओ क्या इस बार ये Cl जो कि 2 बंध से जुड़ा हुआ है, आयनिक से भी उपसह संयोजक से भी, क्या ये वियोजित होगा, क्या नहीं होगा। तो बताओ कितने Cl मिलेंगे तुम्हें, केवल 2 मोल। समझ में आ गई, NH3 को 1 को हटाते ही 2 क्यों मिले। फिर एक NH3 और हटा दिया, 4 कर दिए, ये लो इस संरचना में मैंने 4 कर दिया। फिर इसका बंध Cl पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये दोनों Cl हट सकते हैं, नहीं, केवल एक वियोजित होगा, इसलिए कितना मोल मिला, 1 मोल AgCl। और अंत में जब तुमने 3, ये लो 3 हटा दिए मैंने, तो इसका बंध भी शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर। तीनों के तीनों Cl आयनिक के साथ साथ उपसह संयोजक बंध से भी जुड़े हुए हैं, एक भी मोल AgCl बाहर नहीं आएगा, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो। समझ में आ गई बात ढंग से। तो अब अपन वर्नर के परिणाम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। वर्नर ने कहा इसके आधार पे संयोजकता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक तो किसको कह रहा था वो, इस डैश डैश वाली को, आयनिक प्रकार की, समझ गए। प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकार की होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो है वो होती है सहसंयोजक, उपसह संयोजक प्रकार की, वो कोऑर्डिनेशन टाइप की होती है, सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीयक संयोजकता, और प्राथमिक होती है आयनिक प्रकार की।
द्वितीयक संयोजकता किसी भी यौगिक के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए उसकी उपसह संयोजन संख्या बताती है कि उसमें कितने उपसह संयोजक बंद बनेंगे। जैसे नंबर 1 वाली टेस्ट बुक में देखना, तुमने देखा, रिजल्ट को देख के बताएंगे कितने Cl बाहर जा रहे हैं, 3। बेटा जो बाहर चले गए वो है प्राथमिक संयोजकता, क्योंकि वो आयनिक प्रकार की होती है, समझ गए। 3 Cl बाहर चले गए, मतलब ये तो है प्राइमरी, 1 डिग्री लिख रही हूँ इसको। बचे जो द्वितीय की है, कितनी बच गई, 6। तो बताओ प्रथम वाले के लिए द्वितीयक संयोजकता या उपसह संयोजन संख्या कितनी है, बताओ, 6 है। समझ में आ गई बात। द्वितीयक संयोजकता का मान ही उपसह संयोजन संख्या के बराबर होता है। उपसह संयोजन संख्या का मतलब होता है किसी धातु के साथ में कोई लिगैंड कितने उपसह संयोजक बंध बनाता है, उन उपसह संयोजक बंधों की संख्या ही उपसह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। बताओ दूसरी वाली में देखना, अब ये नहीं है, दूसरी वाली में देखिए 5 हो गया मैडम, 5 कैसे होगा बताओ। रिजल्ट को देखो, कितने Cl बाहर जा रहे हैं, 2। बेटा कुल योग करो, 5 और 3 कितने हैं, 8। 8 में से जो बाहर चले गए वो प्राथमिक है, बचे जो द्वितीय गए। 8 में से बाहर कितने जा रहे हैं, केवल 2, तो कितने बचे, 6। तो अभी भी द्वितीय संयोजकता का मान कितना है, 6 ही है। तीसरे उदाहरण में चलो ध्यान देना, देखो इधर कोबाल्ट क्लोराइड 4 अमोनिया ले लिए, 4 और 3 7। 7 में से बाहर कितना गया है, केवल 1। अभी बताओ कितना है, द्वितीयक संयोजक 6 ही है। समझ में आ गई बात। लास्ट वाले में बताओ द्वितीयक संयोजकता का मान कितना है, 6। समझ गए। तो इस 6 से कुछ दिमाग में बात आ रही है, ये आ रही है कि किसी भी यौगिक के लिए उपसह संयोजन संख्या का मान निश्चित होता है। समझ गए। रिजल्ट को देखेंगे, उपसह संयोजन संख्या बताएंगे। एक उदाहरण दे दूं, और हमेशा, अब अपन बार बार इस तरीके से नहीं लिखेंगे। देखो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ तो मैं एक प्रश्न करवाऊं, ध्यान दो किस तरीके का प्रश्न आता है। हमेशा ध्यान रखें, उपसह संयोजन बंध की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट। यदि किसी भी यौगिक को तुम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे, इधर देखो ये लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट, तो ध्यान दे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होने वाली स्पीशीज के मध्य हमेशा उपसह संयोजक बंद होगा। बाहर रहने वाली में कौन सा बंद होगा, आयनिक बंद होगा। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण लिख दिया, ये धातु लगा दी, ये मान लो 6 लिगैंड और यहाँ 3 सी है, ये लगा दिया। अब इसमें पूछा बताइए इसमें से प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता की संख्या लिखिए, कितना मान प्राथमिक का है, कितना द्वितीयक का, बताओ। ब्रैकेट के बाहर वाली प्राथमिक होगी, हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाली आयनिक होती है बेटा। तो प्राथमिक संयोजकता का मान तो कितना हो गया, 3, और द्वितीयक संयोजकता कितनी दिख रही है, 6। समझ गए। तो प्राथमिक का मान 3 होगा, द्वितीयक का मान 6 होगा। ब्रैकेट के अंदर भले ही कितने भी जुड़े हुए हों लिगैंड, ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए। समझ गए। ब्रैकेट के अंदर वाले सदैव उपसह संयोजन संख्या को बताएंगे, ब्रैकेट के बाहर वाले प्राथमिक संयोजकता या आयनिक होगी। सभी बच्चे समझ गए ये चीज। ये आईयूपीएससी सीखने के लिए पहली शर्त है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात। अब छोटी छोटी सी परिभाषाएं पहले बता दूं। पहली परिभाषा तो हो गई उपसह संयोजन संख्या, जो तुम जान चुके हो, किसको कहेंगे अपन उपसह संयोजन संख्या, किसी भी धातु के साथ में जुड़े हुए लिगैंडों के द्वारा, जो लिगैंड जुड़े उनके द्वारा निर्मित उपसह संयोजक बंधों की संख्या, कि लिगैंड 2 है, 4 है, या जितने भी लिगैंड है वो कितने बंध बनाते हैं। जैसे उदाहरण देखना, मैंने लिखा CO Cl2, ध्यान देते जाओ, यहाँ लिख दिया NH3 2, और मान लो यहाँ लगा दिया कार्बोनिल भी 2। बताओ उपसह संयोजन संख्या कितनी है, 2 बनाएगा ये, 2 ही बनाएगा ये, 4 और 2 बनाएगा Cl, कितनी हो गई उपसह संयोजन संख्या, 6। समझ गए। दूसरा उदाहरण ध्यान दो, CO En3 और चार्ज लगा दिया +3, बोलो उपसह संयोजन संख्या कितनी है, 3 है क्या, नहीं 6 है। कैसे, अरे एक En कितने बंध बनाता है, 2, ये द्वितंतु लिगैंड है,
जब एक EN 2 बंद बनाएगा बेटा 3 EN के बंद कितने हो गए, 6 हो गए। उपसय संयोजन बंदों की संख्या देखनी है, ना कि लिगैंड की संख्या, समझ गए। और ध्यान दो, जैसे मैंने लिख दिया CR ब्रैकेट में लगा दिया EDTA लिख दिया, मान लो चार्ज कुछ भी लगा दिया, यहाँ चार्ज लगा दिया मैंने -3, ठीक है। और यहाँ संख्या सपोज करो मैंने 2 लगा दिया बाहर। बताओ CR की उपसय संयोजन संख्या कितनी है? अरे -3 लगाते ही T का मीनिंग हो जाता है ट्राई, कल बताया था। 3 लगा होगा तो T को अपन ट्राई बोले। कौन सा लिगेंड है? EDTA -3, EDTA -3 है। महिमा कह रही है 10, बिल्कुल सही है महिमा, आंसर बिल्कुल सही है 10। ऐसे देखो तैयार आ करो आंसर देने के लिए, जैसे महिमा ने तुरंत आंसर बता दिया कि मैडम 10 होगा, समझ में आ गई ना बात। इस तरीके से पूछूं तो आंसर के लिए तुरंत तैयार, अब मैं नाम लेकर के पूछूंगी कि ये बच्चा मुझे आंसर बताएगा, समझ गए। इसकी उपसय संयोजन संख्या 10 होगी, क्योंकि ये पंचतंत्र लिगैंड है, ब्रैकेट के बाहर 2 लगे हुए हैं, 10 होगा। आ रही है इसका मतलब बात, बिल्कुल समझ में आ रही। पहली हो गई उपसय संयोजन संख्या की परिभाषा। दूसरी ध्यान दो बेटा, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल किसको कहते हैं? यदि किसी संकुल में, इसको हम बोलते हैं संकुल, जो उपसय संयोजक बन गई ब्रैकेट बन रहा है, इसको संकुल कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। यदि किसी संकुल में धातु के साथ जुड़े हुए लिगैंड, सभी लिगैंड, चाहे 2 जुड़े, 4 जुड़े, कितने भी जुड़े, वो सभी लिगैंड एक ही प्रकार के हैं, समान प्रकार के, तो उस संकुल को हम क्या कहेंगे बेटा? होमोलैप्टिक संकुल, समझ में आ गई बात। और यदि किसी ब्रैकेट में, बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में अगर भिन्न भिन्न प्रकार के लिगैंड जुड़े हैं, उसे अपन कहते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल। उदाहरण देते ही आपको समझ में आ जाएगा कि होमो है कि हेट्रो है। जैसे मैंने ये लिख दिया K4FeCl6, बताओ होमो है कि हेट्रो है? होमो है। क्यों? क्योंकि Fe धातु के साथ में 6 जो लिगैंड जुड़े हुए वो 6 के 6 Cl के ही है, साइनाइड के ही, समझ गए। अभी मैं मान लो 6 में से कर देती, 2 कर दिए मैंने Cl के, 2 कर दिए मैंने एक्वा के, ठीक है, और 2 मैंने कर दिए Cl के। तो अब देखो किस प्रकार का है ये? हेट्रोलैप्टिक। आगे बात समझ में। होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक किसको कहते हैं? केंद्रीय धातु सब जानते ही है क्या होता है, लिगैंड सब जानते ही है। अब ध्यान दो, इसके अलावा ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, और ये परिभाषाएं स्टार्टिंग में दी हुई है बुक में, सभी बच्चे अपनी कॉपी में इन परिभाषाओं को लिख लेंगे, ठीक है। एक एक लाइन की है, सिर्फ नॉलेज के लिए, एग्जाम में नहीं आती है ऐसी चीजें कभी भी। इस चैप्टर में थ्योरी की एक लाइन भी नहीं आएगी, ये सुन ले, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल आएंगे। आईयूपीएससी आएगी तो आईयूपीएससी के उदाहरण, पीपीटी आएगी तो पीपीटी के उदाहरण, इसलिए थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, नहीं बैठे बैठे उपयोग रट रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब अपन पढ़ेंगे आईयूपीएससी के नियम सीखने के लिए बिल्कुल अच्छे से नींद से जाग जाओ, समझ गए। जिन बच्चों को नींद आ रही है बहुत ज्यादा, पूरा ध्यान यहाँ बोर्ड पे लगाएंगे, बोर्ड से ज्यादा मैं जो कह रही हूँ वो एक एक शब्द सुनेंगे, ठीक है, समझ गए। रफ कॉपी हमेशा पास में होनी चाहिए। आईयूपीएससी का नियम नंबर 1, सबसे पहले किसकी पहचान करो? बड़े कोष्टक की। स्क्वायर ब्रैकेट को देखो, कोई भी, मैं एक उदाहरण, यहाँ बहुत सरल सा उदाहरण है, ये पहला यौगिक है जो खोजा गया है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, देखते जाना साथ साथ। देख लिया? बताओ बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है? ये रहा पोटेशियम के आगे, दिख गया? तो दिमाग में चीज आ जानी चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीसीज है उसमें तो कौन सा बंद है? उपसय संयोजक बंद, जो अपन पार्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं। और बाहर वालों में कैसा बंद है? आयनिक बंद, समझ गए। नियम नंबर 1, बड़े कोष्टक को देखो। नियम नंबर 2, कितने सरल सरल है देखना, यदि स्क्वायर ब्रैकेट से पहले आपको कोई परमाणु दिखता है, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर, बाहर का मतलब आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, तो उस परमाणु की कभी भी आपको संख्या नहीं लिखनी, समझ गए। यदि वो परमाणु आपको पहले मिलता है तो उसका पहले नाम लिखो, यदि वो परमाणु कोई आपको ब्रैकेट के अंत में मिलता है तो उसका
उसका नाम अपन अंत में लिखेंगे लास्ट में। समझ रहे हैं बात ढंग से? देखो दो उदाहरण साथ लेके चल रही हूँ, एक अंत वाला भी। जैसे मान लो यहाँ मैंने लिख दिया कोई ऐसा परमाणु लगा दिया, ये लो। अब देखो इसका ऑक्सीकरण बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये लो मैं यहाँ पर CO लगा लो, कार्बोनिल है। CO का मीनिंग समझ रहे हैं? ये तो धातु है कोबाल्ट, और ये कार्बोनिल लिगेंड है। कई बच्चों को यही नहीं पता चलता CO में कैसे पहचानू मैडम। अरे जो कोष्टक के स्टार्टिंग में आएगी ना वो धातु होगी, हमेशा मेटल होगी। ठीक है, आप देखो ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है परमाणु, Cl की संख्या 3, पोटेशियम की संख्या 4। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहने वाले एटम का कभी भी आपको नंबर नहीं लिखना, मेरे भले से वो 4 हो, 2 हो, कितनी भी संख्या हो, उसका सदैव सामान्य नाम लिखना है। के को अपन पोटेशियम कहते हैं तो पोटेशियम नाम लिखेंगे, Cl को अपन क्लोराइड कहते हैं तो क्लोराइड नाम लिखेंगे। समझ गए बात ढंग से? ठीक है, संख्या नहीं लिखनी। अगर कोई एटम पहले मिल गया उसका नाम पहले लिख दो। तो नियम नंबर 1 और 2 की पालना करते हुए मैं नाम लिख रही हूँ इस ऊपर वाले का। बोलो क्या नाम हो गया? पोटेशियम। केवल पोटेशियम लिखना है, ना कि टेट्रा पोटेशियम, क्योंकि संख्या तो मुझे लिखनी नहीं। अब बाहर वाले का नाम लिखते ही नियम नंबर 3 पे आ जाओ। क्या कहता है? जैसे ही बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो, तो आप कुछ क्या देंगे बेटा नाम में? गैप देंगे। मैंने पोटेशियम लिख दिया, अब कुछ गैप दो, कुछ जगह खाली छोड़ दो, फिर एक सीधी लाइन खींच दो। ये इस बात की पहचान है, ये सीधी लाइन कि ब्रैकेट क्या हो चुका है, अब स्टार्ट हो चुका है। समझ गए बात ढंग से? ब्रैकेट स्टार्ट होते ही अब जरा सा भी गैप नहीं आएगा। अरे गैप आ गया मतलब बंद तोड़ दिया तुमने, ये चीज ध्यान रखो। स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज है वर्णन ने पहले ही कह दिया, परमाणु हट जाएगा, बंद नहीं टूटेगा। तो इसलिए लाइन भी बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच दो पूरे नाम पे। कब खींचनी है? ब्रैकेट वाली चीज में ही खींचनी है केवल, ब्रैकेट के बाहर वाले को सदैव गैप देके लिखना है। ठीक है, आया समझ में? अब घुसते ही आ गई तीसरा नियम समझ में। पहला नियम है ब्रैकेट देख लो, दूसरा नियम है ब्रैकेट के बाहर यदि पहले मिल रहा है परमाणु तो उसका नाम पहले लिखो, उसकी कभी संख्या मत लिखो, बाद में तो बाद में लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट चालू हो रहा है तो सीधी लाइन खींच के स्टार्ट कर देंगे। नियम नंबर 3 हो गया, गैप देंगे। अब ध्यान दो, ब्रैकेट में घुसते ही सबसे पहले ध्यान दो, अब अपन ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, तुम्हारी नजर सबसे पहले इस बात पे पड़नी चाहिए कि संकुल कैसा है, होमो है कि हिट्रो है। समझ गए? यदि होमो है तो लिगेंड की संख्या देख लो, यदि हिट्रो है तो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैं एक हिट्रो का एग्जांपल ले लूं, इधर देखना। मान लो मैंने 2 H2O लगा दिए, 2 NH3 लगा दिए, 2 Cl लगा दिए। तुम गए अंदर, तुमने देखा हिट्रो है भाई, आगे कोई बैठा है? नहीं बैठा, सीधी लाइन खींच दो, आगे कोई नहीं है। घुसते ही देखो, इसे अपन क्या कहते हैं बेटा? एक्वा। इसे एक्वा कहते हैं, मैंने लिख लिया ए। इसे क्या कहते हैं? एमीन, इसको भी लिख लिया मैंने ए। इसे क्या कहते हैं? क्लोरो। याद आया? क्लोरो, क्लोराइड का क्लोरो हो जाएगा आइड हट के। और किसका आइड हटाना, ये सारणी में पहले ही सीख चुके हो कि केवल और केवल ऋणावेशित जो लिगैंड होंगे उनके नाम में परिवर्तन करना है, उनका आइड हटा के ओ लगाना है, और ATE का ई हटा के ओ लगाना। समझ गए? उदासीन में तो कोई चेंज नहीं करना, एक्वा का एक्वा ही रहेगा। कई बच्चे एक्वा को एक्वो कर देते हैं, अरे एक्वो नहीं होगा, एक्वा का एक्वा, एमीन का एमीन। रीजन क्योंकि ऋणावेशित नहीं है, ये उदासीन लिगैंड के नाम में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो दोनों की स्पेलिंग मिल गई, अब क्या करें? तो कोई बात नहीं, फर्स्ट लेटर मिल गया तो सेकंड लेटर को देखो। एक एक्वा की स्पेलिंग में आता है क्यू और इसमें क्या आता है? एम। तो समझ में आ गया एमीन की स्पेलिंग? बताओ दोनों में पहले किसको लिखेंगे? एमीन को। तो लिखने से पहले संख्या देखते जाएं। इसको लिखूंगी 2 को क्या कहते हैं बेटा? डाईएमीन। फिर ध्यान दो, डाई एक्वा। फिर ध्यान दो, डाई क्लोरो। ये हो गया हिट्रो का नामकरण। अब अपने पास होमो का है, होमो है कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना।
संख्या देखो कितनी है, 6। क्या कहते हैं 6 को अपन, हेक्सा। ये क्या है, Cl, साइनो। समझ गए, हेक्सा साइनो। समझ गए बात ढंग से, हेक्सा साइनो। ये हो गया लिगेंड का नामकरण करने का तरीका, नियम नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए, नियम नंबर 4 के आधार पे जैसे ही ब्रैकेट में घुसेंगे, घुसते ही प्रथम मुलाकात सदैव धातु से होगी। धातु को पहचानने का तरीका समझ लो। घुसते ही ब्रैकेट में सबसे पहले आपको मेटल मिलेगी, धातु मिलेगी। ये सरल जो संकुल है उनमें, ब्रिज वालों में नहीं मिलेगी पहले। समझ गए, ब्रिज वाले संकुल अलग है। मेटल से जितने भी जुड़े हुए हैं वो सारे लिगेंड है। एक सरल संकुल में मेटल एक ही होगी, बाकी जो ब्रिज वाले हैं, सेतु जो लिगेंड है, उनके अंदर धातुएं 2 होंगी। ठीक है, तो इनमें ध्यान दो, मेटल मिल गई, बचे जो लिगेंड। और मेटल और लिगेंड में नामकरण पहले लिगेंड का होगा। समझ गए, किस तरीके से होगा लिगेंड का, कि यदि इलेक्ट्रोलैप्टिक संकुल है तो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करवा दो नामकरण, और यदि होमो है तो होमो के अंदर बस उसकी संख्या देखो, और ऋणावेशित है तो ओ लगा दो, आइड और एटी के ई को हटा के। और यदि उदासीन है तो उसका नाम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। समझ में आ गया नियम नंबर 4 बिल्कुल ढंग से। अब आ जाओ नियम नंबर 5 में। अब किसका नामकरण करेंगे लिगेंड के बाद, धातु का नामकरण। समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। धातु में अनुलग्न के रूप में लगता है 8। अब वो 8 कब लगेगा, 8 8 वाला 8 नहीं, ATE8 कब लगेगा वो सुन लो ध्यान से। आपको लिखा हुआ बुक में क्या लाइन मिलेगी कि यदि संकुल ऋणावेशित है, यदि लिगेंड ऋणावेशित होता है, जब भी अपन चेंज करते हैं अपन ओ लगाते हैं। ठीक वैसे ही यदि संकुल ऋणावेशित, संकुल बोलते हैं उस बड़े कोष्ठक को, यदि वो ऋणावेशित हुआ तो धातु के नामकरण में अपन अनुलग्न के रूप में 8 लगा देंगे, उसके नाम में अपन 8 जोड़ देंगे। और यदि उदासीन हुआ या पॉजिटिव हुआ, उदासीन भी हो सकता है, धनावेशित भी हो सकता है, तो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना। कई बार तो क्या होता है ध्यान दो, कई उदाहरणों में तो ब्रैकेट के ऊपर सीधा सीधा चार्ज दिया हुआ आ जाएगा, यहाँ ऊपर कि प्लस होगा माइनस होगा जो भी है, और कईयों में चार्ज नहीं देता। जैसे देखो मेरे पास ये 2 उदाहरण लिखे हुए, दोनों में तुम्हें चार्ज नहीं दिख रहा कुछ भी, तो अपन कैसे पहचानेंगे। हमेशा ध्यान से सुन ले, यदि स्क्वायर ब्रैकेट से पहले कोई एटम आ जाए कभी भी, तो वो धनावेशित होते हैं वो एटम। शुरू में आने वाले, यहाँ रहने वाले परमाणु पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। समझ गए, प्लस वाले आगे रहेंगे, माइनस वाले पीछे रहेंगे। ठीक है, यहाँ हमेशा पॉजिटिव धनावेशित जो होंगे वो परमाणु यहाँ उपस्थित होंगे। तो बेटा आप खुद ही दिमाग लगा ले कि अगर धनावेशित परमाणु यहाँ उपस्थित है तो बताओ ये संकुल, ऐसे याद नहीं रहे ना, तो ऐसे याद रख लेना कि अपन कहीं जा रहे हैं, यहाँ गेट के ऊपर खड़ा है चौकीदार, और जो चौकीदार खड़ा है ना वो पैसे वाला नहीं होगा, तुम सोचो कोई अंबानी खड़ा होगा यहाँ, नहीं, वो क्या होगा, गरीब होगा। गरीब को अपन बोलते हैं केमिस्ट्री में धनावेशित चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं गरीब, क्योंकि उनके पास ही नहीं होता इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ खड़ा रहने वाला सदैव पॉजिटिव है। अब मुझे एक बात बताओ, प्लस के पास में ये ब्रैकेट बैठा है, कब बैठ सकता है बताओ, ब्रैकेट पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस। पास पास में तो तभी बैठेंगे, अगर इसमें भी प्लस होगा तो फेंक देगा इसको। तो इसका मीनिंग मुझे पहचान हो गई कि इस बड़े कोष्ठक पे कौन सा चार्ज है, माइनस है। समझ गए, या तो आपको सीधा सीधा ही दे देगा माइनस, नहीं दे तो दूसरा पहचानने का तरीका सुन ले, बड़े कोष्ठक के आगे यहाँ कोई बैठा है, ये कोई भी हो सकता है, आगे होना चाहिए, अपना मतलब आगे बैठने वाले से, और होते ही समझ जाए बड़े कोष्ठक पे नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होते ही धातु के नाम में जोड़ देंगे 8। जैसे उदाहरण के लिए फेरस है, उसका अस हट जाएगा, जैसे किसी के लास्ट में अस आ रहा है, इक आ रहा है, क्योंकि धनावेशित की पहचान होती है, या तो ईएम आता है अमोनियम, या इक आता है फेरिक, या अस आता है, या कुछ भी नहीं आता कईयों के, जैसे कोबाल्ट है उसके नाम में कुछ नहीं आता, कोबाल्ट ही है बस।
तो आपको क्या करना है, उस अस ईयम को हटाना है, 8 लगाना है। जिसके नाम में कुछ नहीं आ रहा उसके भी 8 लगाना। जैसे कोबाल्ट हो जाएगा कोबाल्टेट, समझ गए। निकल हो जाएगा निकलेट, समझ गए। जिंक हो जाएगा जिंकेट, ठीक है। अब यहाँ अपने पास क्या है, फेरस है, अस हटा दो 8 लगाओ, फेरेट, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, चलते हैं अपने नामकरण की शर्तों की पालन करते हुए ऊपर वाले का नाम लिखेंगे। नियम नंबर 1 के अनुसार लिख दिया मैंने पोटेशियम। नियम नंबर 2 के अनुसार लाइन खींच दी। नियम नंबर 3 के अनुसार लिगैंड की संख्या 6, हेक्सा, फिर क्या लिखा, साइलो। अब ध्यान दो, नियम नेक्स्ट नियम धातु के नामकरण के अनुसार आगे परमाणु बैठा है तो फेरस का अस हट के क्या बन जाएगा, फेरेट, ये बन गया फेरेट। और अब जैसे ही तुम धातु का नाम लिख दोगे, जैसे उसमें देखो ना कोई आगे परमाणु है ना उधर कोई चार्ज है, तो क्रोमियम का क्रोमियम ही रह जाएगा। अगर कोई चार्ज नहीं है, आगे कोई परमाणु भी नहीं है, तो क्रोमियम का क्रोमियम ही होगा। धनावेश होगा तो भी क्रोमियम का क्रोमियम। पीछे कोई परमाणु होगा ना, हमेशा सुन ले, आगे तो बैठते हैं पॉजिटिव, पीछे बैठते हैं नेगेटिव। तो पीछे बैठने वाले माइनस होंगे तो बताओ ब्रैकेट पे कौन सा चार्ज होगा, और प्लस होगा। प्लस में तो अपने को चेंज ही नहीं करना बेटा, अपने को चेंज केवल किस में करना है, माइनस में। आ गई बात ढंग से समझ में, ठीक है। अब फेरेट, जैसे ही तुम धातु का नाम लिख दोगे, धातु का नाम लिखने के पश्चात सदैव उसका क्या निकालना है, ऑक्सीकरण अंक निकालना है, ठीक है। ऑक्सीकरण अंक तुमने 11th क्लास में सीखा है, और उस ऑक्सीकरण अंक को आपको लिखना किसमें, रोमन संख्या में, ठीक है। रोमन काउंटिंग में लिखोगे। जैसे इस एग्जाम्पल को ध्यान देना, कैसे निकालेंगे ऑक्सीकरण अंक, 2 ही मिनट बचे, एक उदाहरण हुआ है, 40 मिनट की होती भी है कि नहीं होती क्या, आप कंप्यूटर चालू कर दो जब से 40। इधर ध्यान दो, पोटेशियम, एक पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है +1, गुणा में कितने पोटेशियम है, 4। जिस धातु का निकाल रहे हो उसको मान लो x, प्लस प्लस में चलते जाओ, आ गया प्लस, एक साइड पे -1 है, गुणा में 6, बराबर में आता है ब्रैकेट, हल करो, 4 को उधर ले जाओ, माइनस के 6 को उधर ले जाओ, तो माइनस के 6 तो हो जाएंगे प्लस के 6, और प्लस के 4 हो जाएंगे माइनस के 4। उत्तर कितना आया, 2। इस 2 को ऐसे नहीं लिखना है, इसको लिखना है रोमन संख्या में, और लिख करके इसको छोटे कोष्टक में बंद कर दो। समझ गए, आ गई बात ढंग से समझ में। ये कंप्लीट हो गया यूपीएससी नामकरण का एग्जाम्पल। अब ध्यान से सुन ले, कॉपी के अंदर बुक में 20 एग्जाम्पल की एक टेबल बनी हुई है, 20 एग्जाम्पल की टेबल। उस टेबल को पूरी को कॉपी के अंदर करने हैं सारे एग्जाम्पल। अगर नहीं आप लोग श्योर है, लगता है गलत हो गए, जब तो रफ कॉपी में कर लेंगे, कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे, और अगर आता है जब फेयर कॉपी में पूरे कर लेंगे। करना फेयर कॉपी में ही है, मैं एग्जाम्पल बता दूंगी एक एक बोर्ड पे आंसर। अगर मान लो कोई परमाणु पीछे हो तो मैं उसका भी तरीका बता दूंगी। हाँ, एक बात और सुन ले, जिसके नामकरण में आईयूपीएससी में पहले से ही डाई शब्द आता है, जैसे इसका नाम क्या होता है, EN का, एथिलीन डाइएमीन, तो बेटा उसके बाहर संख्या यदि 3 होगी तो अपन ट्राई नहीं लिखेंगे, 2 होगी तो अपन डाई नहीं लिखेंगे। यदि संख्या 2 होगी तो ये नहीं डाई एथिलीन डाइएमीन कह दिया, 2 को तो अपन क्या कहेंगे, बिस कहेंगे, और 3 को अपन क्या कहेंगे, ट्रिस कहेंगे। समझ गए, जैसे इसका नाम 2 देख लिया, तुम कहोगे बिस एथिलीन डाइएमीन, 3 होगी तो तुम कहोगे ट्रिस एथिलीन डाइएमीन। किसके नाम में यूज लेना है, बिस और ट्रिस, सिर्फ उनके नाम में जिनके नाम में पहले से ही डाई या ट्राई वर्ड आ जाता है। जैसे PPS3 था, उसके नाम में आ रहा था ट्राइफेनिल फॉस्फेट, तो जिसके नाम में पहले से ट्राई या डाई वर्ड आए उनकी संख्या में 2 के लिए बिस और 3 के लिए ट्रिस कहोगे, तो इसका नाम होगा, ध्यान दो, ये देखो इस तरीके से उदाहरण दे दो, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है, तो इसको तुम आगे पीछे कुछ नहीं है, सीधी लाइन खींच दोगे, फिर कहोगे ट्रिस एथिलीन डाइएमीन
हाँ भाई, पॉजिटिव चार्ज